मोदी के यूरोप दौरे का दूसरा दिन, फ्रांस समेत 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे पीएम, पॉप से होगी मुलाकात। खंडवा समेत 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान। ज्यादातर सीटों पर असल मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज गोवा के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल डोना पाउला में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली का निधन, पिछले कुछ समय से चल रहे थे बीमार। जीएस बाली हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेता थे और 27 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे आर्यन। जमानत के कागज जेल के अंदर पहुंचे, बेटे को लेने शाहरुख खान खुद जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें। तो बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। देश की नजर है लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर। देश भर में वोटिंग जारी है। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम यहां पर रखे हुए हैं। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी में बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला तेज हुआ है। आज भाजपा के 6 विधायक सपा में शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर वरुण का विरोध फिर चर्चा में है। वरुण गांधी का योगी सरकार पर निशाना, राज्य में खुलेआम भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए हैं। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर एमपी में उपचुनाव का रण, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। और चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत जहां पर देश में दादरा और नगर हवेली समेत लोकसभा के 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आज देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं, सारे देश की नजर आज है, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, ये एक मिनी चुनाव है और इस चुनाव में समझिए कि मुख्य मुकाबला जो है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये 13 राज्यों में 29 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 3 लोकसभा का भी चुनाव है, तो कुल मिलाकर इसमें जो एक बात समझ में आ रही है कि पूरे लगभग कि आंध्र प्रदेश को अगर आप हटा दें तो उत्तर भारत की पूरे जगहों पर ये चुनाव हो रहे हैं। 13 राज्य जिसमें शामिल है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, तेलंगाना और मिजोरम, बिहार है, राजस्थान भी है। तो ये तमाम जो जगह है यहाँ पर समझिए कि अगले 2 साल में कई जगह चुनाव भी होने हैं। और देखना ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि जो बीजेपी और कांग्रेस 2 जगहों को छोड़ दें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। उधर बिहार में केवल जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी काफी मजबूत है। जदयू और आरजेडी के बीच भी टक्कर है, बीच में कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। देखना होगा उसमें क्या होगा। लेकिन ये जो है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक लिटमस टेस्ट की तरह है, क्योंकि ये जो है 4 महीने के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है उसकी एक जांच इसमें होगी, परख होगी कि किसान आंदोलन का इन चुनावों पर क्या असर होता है। तो देखने की बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से जो है, बीजेपी को लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर सत्ता सरकार चलती है और जनता खुश है, और उधर विपक्ष जो है हमेशा जो है सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाती रहती है। इसके बाद पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो ये जो किसान आंदोलन का भी एक लिटमस टेस्ट होना है। और अगर इसमें समझिए कोई भी फेरबदल होता है, क्योंकि इसमें से एक और बता दें कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी के लोग ही शामिल थे पहले, इसमें से कुछ सीटों पर लोगों के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं, कुछ लोगों ने पार्टियां बदली, इसके बाद चुनाव हो रहे हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह चुनाव जो है 29 जो विधानसभा के जो सीट हैं और 3 लोकसभा के सीट हैं, इसमें किसके खाते में क्या
कितनी सीटें जाती है ये देखने की बात होगी। और इसमें समझिए कि कांग्रेस की भी एक अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि कांग्रेस अभी की धरातल पर काफी कमजोर है, उसकी जमीन काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को कांग्रेस कितना टक्कर दे पाती है ये देखने की बात होगी। और ये जो है ना, जो जिस तरह से चुनाव ये हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहे हैं, 2 तारीख को परिणाम आने हैं। इस पूरे प्रकरण में एक चीज जहां तक ये जो देखा जा रहा है, ये कंप्लीट समझिए लिटमस टेस्ट की तरह है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मिनी चुनाव के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देने वाले हैं। बसपा के 6 बागी विधायक आज सपा में शामिल होने जा रहे हैं। सभी बागी विधायक लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में साइकिल पर सवार होंगे। इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा के आधे दर्जन विधायक का सपा में शामिल होना मायावती के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बसपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले विधायकों में हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी मौजूद हैं। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी से बगावत कर सपा का साथ दिया था। ज्यादातर विधायकों को कल ही लखनऊ बुला लिया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हैं। जी घनश्याम, यूपी में बसपा को एक बड़ा झटका, दल बदल का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है, आज जो 12:30 बजे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें लगभग छह विधायक को आने की ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, जिसमें से जो वो 6 विधायक हैं उनमें से हैं हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, दूसरे विधायक हैं हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव, असलम रायनी। इसमें हम आपको बता दें कि असलम रायनी एक मेन सोर्सेज बताए जा रहे हैं इस आज के ज्वाइनिंग को लेकर के, जो बसपा से सपा में आ रहे हैं। इसके मुख्य सूत्रधार असलम रायनी को ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसपा छोड़ने में इन सब विधायकों ने जो है अखिलेश यादव से सपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया था कि इनको चुनाव लड़वाया जाएगा। और जहां पर ये विधायक सिटिंग विधायक है, जिसमें से ये 6 विधायक जहां से सिटिंग विधायक है, उनमें ये वादा हुआ था और कि जो है उनको फिर से टिकट दी जाएगी, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसके पहले भी जब एमएलसी का चुनाव था, उसमें इन लोगों ने बसपा से पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। तभी एक साफ हो गया था कि इसमें ये सारे विधायक जो है सपा के पाले में जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी से लोग टूट करके जो वहां के नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे बड़े सारे तबके के नेता हैं, सारे जातियों के नेता हैं, जो टूट करके वो भाजपा की तरफ ना वो मुड़ करके जो है अपना रुख जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से बसपा को कंगाल बना रहे हैं नेता को लेकर के, कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने के लिए किसी के अंदर अगर वो कुव्वत है तो वो समाजवादी पार्टी के। हालांकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसके पहले वो सत्ता में भी रही है, इसलिए भी कई अधिक मायनों में ये इम्पोर्टेंट बात जो है केंद्रित हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी को झटका लग रहा है, लगातार उसके बड़े नेता जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं, अब सिटिंग एमएलए कोई भी जो है दल जो है अपने सिटिंग एमएलए को खोना नहीं चाहता, वो भी ऐसे वक्त में जब आपके महज गिने चुने एमएलए हो, 10-12 एमएलए हो, 17-18 एमएलए हो, ऐसे में आपके 9-9, 10-10 एमएलए निकल करके जो दूसरे सबसे बड़ी कंपटीटर है प्रदेश में, उस पक्ष में जाना कहीं ना कहीं एक घातक है बहुजन समाज पार्टी को। इसमें समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोग बहुजन समाज पार्टी पे अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहे हैं। इसी में एक नेता थे बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने कहा है कि ये बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी बन करके रह गई है। उनका कहना था
जिस तरीके से लगातार आरोप मायावती पर लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनसे बात की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि आप जो है इसमें जो पहले दलितों की बात होती थी, शोषित की बात होती थी, उसमें कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा का पूरी तरीके से उसमें दखल अंदाजी व्यवस्था में बढ़ गया है, जिसके चलते ये पार्टी अपना जो है जिस मूल को लेकर के काशीराम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उस मूल को छोड़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी और फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में खुलेआम भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं और कहा कि किसान अपना अनाज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कहा कि जब तक ये नहीं किया जाता तब तक मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसान भी MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। वरुण गांधी ने भी इनकी मांग की है और किसानों द्वारा अनाज बिचौलियों को बेचने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बरेली में एक मंडी में एक सरकारी अधिकारी से बात करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वरुण गांधी एक बार फिर से चर्चा में है। वरुण गांधी इसके पहले भी विरोध कर चुके हैं, अपनी ही पार्टी का विरोध करते आ रहे हैं वरुण गांधी का योगी सरकार पर निशाना भी देखने को मिल रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है। योगी सरकार के ऊपर राज्य में खुलेआम भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, वरुण गांधी को लेकर कुछ दिन पहले भी विवादित बयान यहां पर आया था और उसके बाद अब फिर से वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बागी हो गए हैं वरुण गांधी, इसके लिए पार्टी अब क्या कर सकती है? और ये जो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इसके बाद अब वरुण गांधी का क्या होगा? देखिए, वरुण गांधी की राजनीति जो है ना शुरू से ही कुछ अलग तरह की रही है। बीजेपी के भीतर भी रहकर भी बीजेपी की राजनीति वो नहीं करते हैं। और वरुण गांधी जिस इलाके से आते हैं, पीलीभीत से या जो भी वो बेल्ट है, वो पूरा किसान बहुल बेल्ट है। और किसानों की समस्या को लेकर खासकर जो है देश का जो ग्रामीण बेल्ट है और उस पर उन्होंने किताबें भी लिखी है। तो गांव का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, किसान कैसे खुशहाल हो, इसकी राजनीति ही वो वरुण गांधी करते रहे और इसको लेकर हमेशा वो अपनी आवाज उठाते रहे। अभी हाल में जो बातें हुई वो लखीमपुर घटना के बाद देखने में लगा कि बीजेपी को वो घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को घेर नहीं रहे थे बल्कि अपनी बात कह रहे थे। अब ये बात अलग है कि बीजेपी को उससे परेशानी होती है, बीजेपी असहज होती है, तो वो बीजेपी आगे क्या निर्णय लेती है वो देखना पड़ेगा। वो वरुण गांधी पर क्या कुछ अपना एक्शन बीजेपी करेगी, देखना पड़ेगा। अभी हाल में जो वरुण गांधी का एक दूसरा चेहरा सामने आया किसानों को लेकर, फिर उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वीडियो आया वो वीडियो के जरिए ही ये बातें सामने आई है कि किसान जो है भ्रष्टाचार में पूरा जो है समझिए कि वो भ्रष्टाचार की वजह से किसान परेशान है। और जिस तरह से MSP को लेकर उन्होंने बात कही कि किसान को बिचौलियों के जरिए, भ्रष्टाचारियों के जरिए जो है ना अपना काम करना पड़ रहा है और उनको उनके अनाज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, बिचौलिए कम कीमत पर उनका अनाज खरीद रहे हैं। और उन्होंने जो एक बात कही है वो बहुत चौंकाने वाली है। मूल बात उन्होंने ये कही कि जो अधिकारी
अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा कि उनकी जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, चाहे जिनको वोट देते हैं, किसानों के साथ भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का कोई भी सबूत देता है तो वह सरकार से इसका कोई अनुरोध नहीं करेंगे, बल्कि अदालत जाएंगे और ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसका इशारा किसके तरफ है। और राहुल ये जो है वरुण गांधी बीजेपी में रहकर भी बीजेपी के खिलाफ वो काम करते हैं और ये खिलाफ कोई जानबूझकर नहीं करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। अब ये अलग बात है कि जिस तरह से किसान 11 महीने से आंदोलनरत है और सरकार मौन है, तो ऐसे में वरुण गांधी का जो चरित्र रहा है, जो उनका इमेज रहा है, वो चुप रहने का नहीं है। किसान के मसले पर वो बोलते रहे हैं और हालिया बयान जो है उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आपने में एक सवाल किया था कि अब बीजेपी क्या करेगी, ये देखने की बात होगी कि अभी 4-5 महीने के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वरुण गांधी क्या करते हैं, कुछ अलग स्टैंड लेते हैं, अलग पार्टी बदलते हैं, या बीजेपी में रहकर ही बीजेपी का विरोध करते हैं और बीजेपी कितना उनको झेल पाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि बीजेपी का अपना स्टैंड होता है, बीजेपी के भीतर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर जो है अमित शाह के बिल्कुल अखिलेश जी, समझिए खेल में ही पूरी राजनीति चलती है। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर खंडवा लोकसभा में 7 जगह और रेगांव की कोठी बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। पंधाना गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। मध्य प्रदेश में शनिवार को खंडवा लोकसभा चुनाव और विधानसभा सीट रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने और मतदान का बहिष्कार करने की खबरें भी निकलकर सामने आई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ प्रत्याशियों के साथ कुल 52 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही खंडवा और रेगांव में 16-16, पृथ्वीपुर में 11 तो सबसे कम जोबट में 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो एमपी में उपचुनाव का रण देखने को मिल रहा है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी में उपचुनाव का रण, लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। खंडवा और रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर में उपचुनाव होने हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई जगह ईवीएम खराब होने की और चुनाव बहिष्कार करने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जैन और देवेश गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो जोबट से हम खबर लेंगे। जी राजेश जी, जोबट में कैसे हालात अभी देखने को मिल रहे हैं? वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। अभी क्या हुआ कि अभी वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। 13% के आसपास वोटिंग हुई है। जोबट उपचुनाव में 2,75,000 मतदाता है। महिला मतदाता इसमें 1,33,000 है और पुरुष मतदाता 1,38,000 के आसपास है जी। 472 मतदान केंद्र है यहाँ पर। चलिए पृथ्वीपुर का हाल भी जान लेते हैं। देवेश, पृथ्वीपुर में अभी किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके कितनी अभी वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है?
बिल्कुल अंशुल, जो पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहीं बगल में दिखाएंगे कि वोटर अपने मत के लिए बिल्कुल कतारों में खड़े हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही अभी तक 9 बजे तक जो यहाँ वोटिंग का प्रतिशत निकल के आया, 13.64% मतदान हो चुका है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देवेश देखा जाए मतदान वहां पर चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर चुनाव बहिष्कार और ईवीएम खराब होने की भी जो खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आई। तो क्या स्थिति, इस तरह की स्थिति भी पृथ्वीपुर में देखने को मिल रही है? अभी तक इस तरह की स्थिति तो देखने को नहीं मिली है, ना ही कहीं चुनाव का बहिष्कार किया गया है, ना ही कहीं ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। वहीं दोनों प्रत्याशियों की कांटे की टक्कर है और दोनों प्रत्याशी जो वोटर हैं, दोनों प्रत्याशियों की तरफ अपना रुझान दे रहे हैं। अब हाल में ही देखना पड़ेगा कि जो 2 तारीख को मतदान का रिजल्ट आना है उसमें किसकी जीत और किसकी हार होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जोबट का हाल अगर हम देखें तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभी भी। जोबट में किस तरीके की स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं राजू जी, और देखा जाए तो ईवीएम खराब होने की और चुनाव बहिष्कार की भी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी, तो क्या जोबट में भी ऐसी कोई स्थिति का अभी तक सामना करना पड़ा? वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम, जिला पुलिस बल पूरी तरह तैनात है, मुस्तैद है। ऐसे कुछ भी घटना है देखने को नहीं ईवीएम खराब होने की घटना अभी तक आ पाई है। 417 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है अभी तक। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए अभी कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, कितने महिला और पुरुष जो है वो मतदान करके चले गए हैं? 13% मतदान हो चुका है मैडम। यहाँ पे 6% के आसपास महिला हुई है, उसके बाद पुरुष हुए 7% के आसपास। बिल्कुल, पृथ्वीपुर की तरफ रुख करेंगे। पृथ्वीपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे देवेश कि जिस तरीके से मतदान वहां पर हो चुका है और व्यवस्थाएं किस तरीके की शासन प्रशासन ने कर रखी है, लोगों को किस तरीके की परेशानियों का भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है? तो यहाँ के मतदाता भी तरीके से मतदान करने के अंदर जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई है। यहाँ के जो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को मिली। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आला अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जोबट की तरफ रुख करेंगे। जोबट में किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, शासन प्रशासन ने किस तरीके से मुस्तैदी वहां पर दिखाई है, किस तरीके से सारी चीजों को देखा जा रहा है वहां पे? मैडम, यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। गोले बनाए गए, हर मतदाताओं के लिए मुंह में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ तक तो नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी पालन किया जा रहा है। प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वहां पर हमारे साथ 2 रिपोर्टर यहाँ पर जुड़े थे, दोनों ही जगह का हाल हमने जान लिया है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस जानकारी हमें यहाँ पर दी। तो आपको बता दें कि चुनावी रण जो है वो देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव में उपचुनाव जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।